हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि मई 2022 में 8.6% बढ़ के पिछले 40 साल के रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आखिरकार दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट देशों के इन्फ्लेशन नंबर्स के बारे में बात करें तो टर्की, जहां पे आज की डेट में 73.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि हर साल जो उनके प्राइजेस हैं वो 73.5% बढ़ रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना में 58% का इन्फ्लेशन, रशिया जो कि इस टाइम पे वॉर में इन्वॉल्व है वहां पे लगभग 17.1% का इन्फ्लेशन चल रहा है। और इसी लिस्ट में आपको यूके, यूएस दिखेंगे, जहां पे इन्फ्लेशन नाम मात्र के बराबर होता था कुछ साल पहले, और आज की डेट में यूके में 9% और यूनाइटेड स्टेट्स में 8.6% का इन्फ्लेशन चल रहा है। इसी लिस्ट में आपको इंडिया दिखेगा, जहां पे लास्ट जो अप्रैल का डेटा रिलीज किया गया था वहां पे 7.79% का इन्फ्लेशन था, जो कि पिछले महीने के मुकाबले बढ़ा था। और अगर हम थोड़े से अपने एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो हमारा नेबर श्रीलंका, जहां पे 39.1% इन्फ्लेशन रहा है मई 2022 का, जो कि अप्रैल में 29.8% था, यानी कि 10% का इन्फ्लेशन एक महीने के अंदर बढ़ा है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 13 से 14% के बीच का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ओवरऑल दुनिया में आप देखेंगे कि ज्यादातर देशों में इन्फ्लेशन से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, जहां पे लॉकडाउन इस टाइम पे लगा हुआ है, वहां पे इन्फ्लेशन 2% के आसपास है। सऊदी अरब 2.3%, बट अदरवाइज देखें तो दुनिया के जो मेजर कंट्रीज हैं उसको इन्फ्लेशन ने परेशान कर रखा है। और अगर यूएस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो फ्राइडे को इनका इन्फ्लेशन का डेटा आया है आफ्टर मार्केट आवर्स, आई मीन इंडियन मार्केट आवर्स। तो जो कि दिसंबर 2081 के बाद इनका जो इन्फ्लेशन है अगर आप देखेंगे तो वो 10% के आसपास रहता था अर्ली एटीज में। और उसके बाद ये लगातार कम हुआ है। और अभी अगर हम हाल फिलहाल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखें तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस टाइम पे ये 5% से ज्यादा था। लेकिन एक बार के लिए डिफ्लेशन लेवल पे भी चला गया था 2010 के आसपास, जबकि जीरो से भी कम परसेंट था। उसके बाद ये लगातार 5% से कम बना हुआ था, लेकिन अब लगातार जब से इकोनॉमी खुलने लगी है कोविड 19 के बाद तो ये बढ़ रहा है और अब 8.6% पे पहुंच चुका है, जो कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड हाई है। और इसकी वजह से जो यूएस की स्टॉक मार्केट है फ्राइडे को उसमें भारी गिरावट देखी गई और उसका इम्पैक्ट कल जो इंडियन स्टॉक मार्केट खुलेगी उसमें भी दिखाई दे सकता है। और अगर बात की जाए कि भाई इंडिया का इन्फ्लेशन इस महीने का कितना रहा, तो इस महीने का जो इन्फ्लेशन है वो कल यानी कि मंडे को मार्केट आवर्स के बाद डेटा रिलीज किया जाएगा, जिसका कि इम्पैक्ट ट्यूसडे को दिख सकता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका इन्फ्लेशन मंडे इवनिंग में आएगा, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो ट्यूसडे इवनिंग को आएगा। और जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 7.1 से 7.3 के बीच में रह सकता है, यानी कि अप्रैल में जो इन्फ्लेशन था उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी सरप्राइज आया तो हमारी स्टॉक मार्केट पे और भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर जो लेटेस्ट यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं, ओवरऑल इसमें 8.6% का इंक्रीज दिखा है। एक्सपर्ट्स 8.3% का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उम्मीद से ज्यादा आने की वजह से वहां के स्टॉक मार्केट में दबाव दिखा है। लेकिन अगर आप कुछ आइटम्स का देखेंगे तो सिर्फ कपड़ों और मेडिकल केयर सर्विसेज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में, जैसे कि गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और जो गैस के प्रोडक्ट हैं उसमें 48.7% का इंक्रीज देखा गया है। फूड में 10% से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी में 12%, यूटिलिटी में 30% से ज्यादा, और एयरलाइन फेयर्स में लगभग 38% का इन्फ्लेशन देखा गया है। तो ओवरऑल 8.6% है, बट कुछ इंडिविजुअल अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है यूएस में। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है, तो उसके मेन दो ही रीजन हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड। जो आज की डेट में दुनिया भर के कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो स्पेंड करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जो पेंडेमिक आया था उस टाइम पे लोग काफी टाइम तक घरों में थे, उनके जो लग्जरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस थे वो काफी कम हो गए थे।
तो इस वजह से उनकी काफी सारी सेविंग हो चुकी है। तो आज की डेट में जब दुनिया खुल रही है, कोविड का इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो वो ये सारा जो खर्चा उन्होंने बचाया है कोविड के टाइम पे, उसको स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को सपोर्ट दी थी, उसकी वजह से भी उनके पास काफी सारी सेविंग्स है। तो ये एक वजह है। इसके अलावा जैसे कि लोग दोबारा से जॉब्स में वापस जा रहे हैं, और आजकल जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, कंपनी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, एट्रिशन काफी बढ़ रहा है। तो इस वजह से कंज्यूमर के पास काफी सारा पैसा है और वो स्पेंड कर रहे हैं। तो जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर वहीं सप्लाई साइड की बात की जाए, तो सप्लाई में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपने चिप यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में सुना होगा, जिसकी कि दुनिया भर में कमी देखी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में, व्हीकल्स में। उसकी वजह से सप्लाई बहुत लेट है। अगर आप आज की डेट में कोई गाड़ी बुक कराते हैं, तो आपको एक एक साल तक की वेटिंग करनी पड़ रही है। तो सप्लाई साइड वीक है, डिमांड स्ट्रांग है, तो वो एक रीजन है। तो सप्लाई साइड वीक क्यों है? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से फैक्ट्री शटडाउन्स रहे थे। चाइना में आज की डेट में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, काफी हद तक थोड़ी देर के लिए ओपन किया था, वापस से लॉकडाउन लग रहे हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लोबल जो शिपिंग है उसमें काफी लंबे बैकलॉग्स लग रहे हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हुई है। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करें, तो सबसे पहले तो डिमांड ने सप्लाई को बीट कर रखा है। डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, और ऐसे टाइम पे जैसे सेमीकंडक्टर की और ओवरऑल जो सप्लाई है दुनिया में चीजों की वो कम है। तो जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर से मुंह मांगा दाम चार्ज कर रही हैं, तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, चाइना का लॉकडाउन। तो चाइना बोलेंगे कि भाई एक कंट्री लेवल पे ही तो है, उसका दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि चाइना को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोला जाता है। अगर हम 2019 का डेटा देखें, तो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, यानी कि दुनिया में जितनी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उसमें 28.7% चाइना में की जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 17% के आसपास, जापान में 7.5%, जर्मनी में 5% के आसपास, और इंडिया का यहाँ पे जो नंबर था 2019 के हिसाब से सिर्फ 3.1% था। हालांकि लेटली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में नंबर आपको शायद बढ़ता हुआ दिखे। लेकिन आज की डेट में चाइना में अगर लॉकडाउन लगता है, तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में सप्लाई चेन पे आपको साफ साफ दिखता है। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से वीट और जितने भी फूड आइटम्स हैं उसकी सप्लाई कम हो गई है। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो ओवरऑल अगर फूड और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, क्योंकि दूसरी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनकी कॉस्ट भी फ्यूल से रिलेटेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें लगता है, जो कि ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से सभी जगह पे महंगाई देखी जा रही है। तो अगर हम यूएस की बात करें, तो आज से एक साल पहले जहां पे जो एक गैलन जो पेट्रोल या गैस के प्राइस से वो $3 के आसपास होते थे, जो कि अब बढ़ करके $5 हो गए हैं। यानी कि लगभग 60% के आसपास आप देख सकते हैं कि इसमें इंक्रीज देखा जा रहा है। तो ये तो बात हुई गुड्स साइड की, कि भाई जो लोग चीजें खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर की बात की जाए, तो वहां पे भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि दुनिया ने कोरोना वायरस के टाइम में जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो काफी चेंज हुआ है। अब उनके जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो काफी चेंज हो रहे हैं। वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसकी वजह से। जैसे कि अपार्टमेंट की अगर बात की जाए, वहां पे शॉर्टेज चल रही है, तो रेंट्स बढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट बिल बढ़ रहे हैं, क्योंकि फूड की कॉस्ट बढ़ रही है सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से। लेबर कॉस्ट काफी बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, तो इस वजह से रेस्टोरेंट के बिल बढ़ रहे हैं। एयरलाइन टिकट और होटल रूम का तो आप क्या कहना, लोग इस टाइम पे किसी भी कीमत पे ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे थक चुके हैं। और फ्यूल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट बढ़ने की वजह से एयरलाइन टिकट और होटल रूम आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये भी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्फ्लेशन को आखिरकार कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, तो ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कैसे कम होंगे? तो अगर हम देखें कि भाई ये क्विक इन्फ्लेशन फटाफट अपने आप ही कम हो जाएगा, तो ऐसा अभी दिखता नहीं है, क्योंकि वेजेस लोगों की बढ़ रही हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, और ये नॉर्मल से ज्यादा है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, वो जब तक कि और एफिशिएंट नहीं होती, तो अगर उनकी सैलरी बढ़ेंगी, तो वो उसको जो पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर को करेंगे, प्राइजेस बढ़ाएंगे। तो जब तक वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करती, तो ये अपने आप तो इन्फ्लेशन कहीं जाने वाला नहीं है। और यूएस के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि भाई आप तैयार रहिए, इन्फ्लेशन कुछ लंबे समय तक ही रहने वाला है। और इसको देखते हुए जो फेड है, वो अपनी तरफ से, जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है यूएस की या इंडिया की जो आरबीआई है, वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है,
ताकि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़े तो डिमांड कम हो, थोड़ी सी उसका वेजेस पे इम्पैक्ट आए और प्राइस ग्रोथ में कमी आए। तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके इसको कंट्रोल किया जाए, और इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट देखा भी जा रहा है यूएस में, खासकर हाउसिंग मार्केट में, जहां पे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हाउसिंग मार्केट है वो कूल ऑफ हो गई है। अगर आप 30 ईयर्स की फिक्स्ड मॉर्गेज रेट देखेंगे तो जो कुछ टाइम पहले तक यानी कि पिछले साल जून तक 3.1% थी, वो बढ़ करके अब 5.85% हो गई है। तो अगर अमेरिका लकी रहता है, या जो दुनिया के दूसरे देश हैं जहां पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, वो लकी होते हैं, तो जो सप्लाई चेन है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो सप्लाई चेन का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाती है, और जो फेड ने अभी तक रेट बढ़ाए हैं उससे थोड़ी बहुत जो इकोनॉमी में डिमांड की कमी होती है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो सप्लाई और डिमांड आपस में बैलेंस करेंगी, और जो कंपनीज प्राइसेस जो बढ़ा रही थी, बड़े बड़े प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो वापस से प्राइस कम करेंगे। तो ये बेस्ट केस सिनारियो हो गया कि अगर हम सप्लाई बढ़ जाती है दुनिया भर में चीजों की, तो और साथ साथ में थोड़ी बहुत डिमांड में कमी आती है, तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होगा। लेकिन अगर सप्लाई इंप्रूव नहीं होती, सप्लाई इंप्रूव क्यों नहीं होगी? अगर चाइना में लॉकडाउन जल्दी हटता नहीं है, कोविड कंट्रोल में नहीं आता, तो प्रॉब्लम रह सकती है। रशिया यूक्रेन में कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता तो प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर सप्लाई साइड की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके चक्कर में फेड को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे, रेट्स और भी फर्दर बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि डिमांड को कम करने के चक्कर में ओवरऑल कंट्री रिसेशन में चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, और उस टाइम पे लोग खर्च करने से डरेंगे। तो ऐसे में कंपनीज की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगी, शट डाउन होंगे, और 2008 की तरह से वापस रिसेशन आ सकता है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। तो रेट बढ़ाना बिल्कुल भी आसान सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फेड उम्मीद कर रहा है कि किसी तरह से सप्लाई जो चेन है वो इंप्रूव होगी, और थोड़ी सी डिमांड में कमी आएगी, ताकि ओवरऑल बैलेंस होके चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना का लॉकडाउन एंड होना, और दूसरा रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होना, और ऐसा कोई भी कंफ्लिक्ट जिसकी वजह से दुनिया भर में जो सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या, और इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो फेड पॉलिसी मेकर अभी 13 से 14 जून को मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस वेंसडे को वो कितना रेट बढ़ाने वाले हैं। अभी के लिए उम्मीद की जा रही है कि ½ % से इस वीक में, जो आने वाला वीक है उसमें रेट बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जुलाई में भी ½ % बढ़ाया जाएगा। ये तब है जबकि मई में ऑलरेडी जो फेड है वो ½ % का रेट बढ़ा चुका है, बैलेंस शीट रिडक्शन शुरू कर चुका है। तो ये तो उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से हाई इन्फ्लेशन नंबर आए हैं फ्राइडे को, उससे डर है कि कहीं इन्होंने 0.75% रेट बढ़ा दिया, तो जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है वो काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती हैं। और फ्राइडे को इसका इम्पैक्ट देखा गया, जबकि डो जोन्स 2.73% गिरा है, S&P 500 2.91%, और नैस्डैक कंपोजिट लगभग 3.5%। तो इन तीनों इंडेक्स जो कि यूएस के मेन इंडेक्स हैं उसमें कमी देखी गई है, और वो यही डर है कि शायद ये 75 बेसिस पॉइंट ना बढ़ जाए। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट अभी भी मान रहे हैं कि जो अगले वीक का जो रेट हाइक होगा वो ½ % होगा, और इस तरह से सितंबर तक जारी रहेगा। लेकिन अगर कुछ इसमें रेट हाइक ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा निकल के आता है कि भाई सितंबर के बाद भी रेट हाइक हो सकते हैं, तो उसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। हालांकि अगर ये 0.5% रहता है, और फेड कोई अलार्मिंग बातें नहीं करता है, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली भी रिएक्ट करे, क्योंकि फ्राइडे को काफी हद तक वो 0.75% के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है। ये तो बात हुई यूएस मार्केट की। अगर बात की जाए इंडियन मार्केट की, तो मंडे को पूरी उम्मीद है कि इंडियन मार्केट गैप डाउन से खुलेगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में हम देखें तो लगभग 0.85% की गिरावट देखी गई हमारे मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद। और जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, तो जो एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, अक्टूबर 2021 के बाद आप देखेंगे तो 3,45,000 करोड़ रुपए बेच चुके हैं। और इस टाइम पे हमारी मार्केट बहुत बुरी तरह से धराशायी हो चुकी होती, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने पिछले 8 से 8.5 महीने में 2,64,000 करोड़ रुपए की खरीद नहीं की होती। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर, अगर म्यूचुअल फंड ट्रेंड देखें तो रिटेल इन्वेस्टर काफी सारा पैसा इस टाइम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर एफआईआई सेलिंग जारी रही, क्योंकि अगर उनको यूएस जैसी सेफ मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो वहां पे अपना पैसा शिफ्ट करते रहेंगे। तो ऐसा हुआ तो एक ना एक टाइम पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी थक जाएंगे,
रिटेल जो इन्वेस्टर है वो भी सोचेगा कि अरे इतने टाइम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा तो डूबता ही जा रहा है। तो अगर वो हो गया तो हमारी मार्केट में बहुत दबाव आ सकता है। तो इस टाइम पे हमें यही प्रे करना चाहिए कि भाई रशिया यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट स्टेबलाइज होगा और चाइना में लॉकडाउन की सिचुएशन इंप्रूव होगी और कोई फर्दर जो वॉर सिनारियो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। नहीं तो जो ये सिचुएशन लग रही है उससे लग रहा है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें भयंकर गिरावट भी आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।